आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूंजीकरण वाले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूंजीकरण को इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। आपको ध्यान देना है पूंजीकरण होता क्या है। पूंजीकरण के बारे में आपको समझाते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। जो भी मैंने लिखा है बोर्ड में उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, ताकि आपको भविष्य में आने वाले पेपर के समय में ध्यान रहे और याद रहे। पूंजीकरण आपके पेपर में 100% आएगा। पूंजीकरण से क्या आशय होता है, पूंजीकरण का मतलब क्या होता है, जो मैंने लिखा है इसी को मैं समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा। पूंजीकरण पूंजी की वह मात्रा है, पूंजीकरण पूंजी की वह मात्रा है, मतलब कैपिटल व्यवसाय, जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी लगाई जाती है, जिसका प्रतिनिधित्व अंश द्वारा पारित कुल अंशों तथा निर्गमित ऋणपत्रों व बंध पत्रों द्वारा किया जाता है। आपने इसके पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको मिला कि क्या अंश मिला, ऋणपत्र मिला, बॉन्ड मिला ना, ऋणपत्र को बॉन्ड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। पूंजीकरण का मतलब क्या हुआ? पूंजीकरण पूंजी की वह मात्रा है जिसका प्रतिनिधित्व अंश द्वारा पारित कुल अंशों तथा निर्गमित ऋणपत्रों व बंध पत्रों द्वारा होता है। जैसे कोई भी व्यवसाय है, व्यवसाय को पूंजी की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है? शेयर इशू करता है। फिर क्या करता है? जब शेयर इशू से उसके पास अमाउंट, एक शेयर इशू करने की एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी। उससे ज़्यादा कंपनी शेयर नहीं इशू कर सकती। तो दूसरे नंबर पे कंपनी क्या करती है? ऋणपत्र इशू कर देती है। ठीक है। ऋणपत्र का मतलब डिवेंचर, अंग्रेजी में डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो फिक्स होता है। एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड कंपनी जो इशू करती है उस पर ब्याज की दर निर्धारित नहीं रहता है। ऋणपत्र और बॉन्ड में यही अंतर है। डिवेंचर में यानी ऋणपत्र में ब्याज की दर 10%, 12% निर्धारित होता है, लेकिन ऋणपत्र उसमें बॉन्ड में निर्धारित नहीं होता है। तो पूंजीकरण के निर्धारण के 3 तत्व हैं। पहला है स्वामिगत पूंजी। स्वामिगत पूंजी जिसे बोलते हैं हम लोग अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, मतलब कि ओन कैपिटल जिसे बोलते हैं। खुद की पूंजी, कंपनी जो शेयर के इशू करने के बाद, अंशों के निर्गमन के बाद पूंजी को प्राप्त करती है, उसे कहते हैं अंश पूंजी। कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी। जो कंपनी उधार ले, स्वामिगत कोष। स्वामिगत कोष का मतलब होता है जैसे कंपनी लाभ कमाएगी, लाभ कमाने से रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा रख लेती है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी रिजर्व एंड अधिशेष। जैसे कंपनी हर साल लाभ कमाती है ना, प्रॉफिट कमाती है, उसी में से क्या करती है? एक रिजर्व, पीएल वाला पैसा इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तीसरा नंबर क्या होता है? बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब होता है उधार, जैसे ऋणपत्र के माध्यम से लेती है कंपनी, लॉन्ग टर्म बैंकों से लोन लेती है, वित्तीय संस्थाओं से लोन ले लेती है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया पूंजीकरण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहला स्वामिगत, अंशों का निर्गमन। दूसरा क्या होता है? जो हम हर साल पैसा कमाए हैं, लाभ जिसे पीएल बोलते हैं, सरप्लस फंड बना के रखे रहते हैं, वो वाला पैसा होता है। तीसरा नंबर ऋणगत। ऋणगत का मतलब होता है डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी, बैंकों से लोन ले सकती है, फाइनेंस कंपनियों से लोन ले सकती है, ठीक है, सरकार से लोन ले सकती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। आपको पूंजीकरण का अर्थ समझना है। क्या समझना है? पूंजीकरण का अर्थ। पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी की संभावित आय के, ध्यान दीजिएगा, पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी की संभावित आय के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, संभावित आय मतलब आने वाले समय में आय क्या होगी, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसकी कुल संपत्तियों के वर्तमान विनियोग मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। पूंजीकरण का मतलब क्या होता है? जो कोई भी कंपनी है, उसकी आने वाले समय में आय क्या होगी, वर्तमान में उसका मूल्यांकन उसकी संपत्तियों के आधार पर कैसे किया जाएगा और उससे क्या मालूम होगा, विनियोग का मूल्य अनुमान लगाया जाएगा। मतलब कि आने वाले समय में कंपनी अर्निंग कैसे करेगी, एक्सपेक्टेड इनकम कैसे होगी उसकी, उसके इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन
उसकी एसेट्स के आधार पे हम लोग लगाएंगे, इसे कहते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण जो 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः आपको 2 प्रकार पहले समझने हैं। पूंजीकरण में पहला है अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण अंग्रेजी में कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है यदि कंपनी निरंतर प्रतिफल दर से कम दर पर ही लाभांश देने की स्थिति में हो तो उसे कहते हैं अति पूंजीकरण। समझिए, कोई भी कंपनी है, कंपनी में लोग अंश खरीदते हैं, अंशधारी को डिविडेंड देना पड़ता है, लाभांश देना पड़ता है। तो जैसे कई प्रकार की कंपनियां हैं कि कोई 10% दे रहा होगा, कोई 5% कोई 10% दे रहा होगा, कोई 11%, कोई 12%, ना। एक उसका एवरेज रेट होता है कि 10 से 11-12 के बीच में सब कंपनी दे रही है। अगर उससे कम पे हम लाभांश देती है हमारी वाली कंपनी, जिस कंपनी का हम मूल्यांकन करेंगे, तो उसे कहते हैं अति पूंजीकरण। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है 100 कंपनी है, 100 कंपनी 10% दे रही है, हम प्रचलित दर से कम पे दें तो उसे कहते हैं अति पूंजीकरण। इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा? इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब लेख मूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। मतलब कि लिखा हुआ है 10,000 रुपया, वास्तव में कितना है? 9,000 रुपया। वास्तविक मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे होता नहीं, कंपनी हमारे पास इतना पैसा है, ऊपर ऊपर से खूब बड़ी कंपनी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अंतर उसमें लिखा है क्या लाख रुपया, 10,000 मान लीजिए, 10 लाख मान सकते हैं, 10 करोड़ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति कितना है? 9। जब बुक वैल्यू से वास्तविक रेट कम हो तो उसे कहते हैं अति, ओवर कैपिटलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ओवर कैपिटलाइजेशन वह स्थिति होती है जब कंपनी अन्य कंपनियों की तुलना में कम रेट पर अपने अंशधारियों को लाभांश देने की स्थिति में हो, यानी कि डिविडेंड देने की स्थिति में हो ना। सब कंपनी 10% दे रही है, हमारी कंपनी अगर 9% देगी तो इसे कहते हैं अति पूंजीकरण। उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। अति का मतलब हम लोग जिसे ज़्यादा समझते हैं ना, ज़्यादा, तो यहाँ पर उल्टा होगा। लिखे हैं हमारी कंपनी का मूल्य ऊपर ऊपर से शो कर रहा है 10,000 रुपये का, एक्चुअल में क्या है, उसकी संपत्तियाँ कितने की हैं, वास्तविक मूल्य कितना है? 9,000 रुपया। मतलब कि दोनों में लिखा ज़्यादा रहेगा और वास्तव में जो कम रहेगा उसे कहते हैं अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी घाटे वोटे में जा रही है किसी भी कारण से, ठीक है, कम पैसा दे पा रही है कंपनी। अति पूंजीकरण के कारण, अति पूंजीकरण के कारण, अति पूंजीकरण का पहला कारण है आय के प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि। जैसे कोई भी कंपनी है, आय का अनुमान लगाती है, उसी के आधार पर अपना खर्चा वर्चा करती है ना, इनकम कितनी होगी उसका अनुमान लगाती है और उसी के आधार पे अपना क्या करती है, खर्चा वर्चा करती है। तो अनुमान इन्होंने ज़्यादा लगा लिया, और ज़्यादा लगा लिया, सीधी सी बात है घाटा हो ही जाएगा, खर्चा ज़्यादा कर देंगे। ज़्यादा अनुमान लगाओ तो ज़्यादा खर्च हो जाता है, ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, अति पूंजीकरण हो जाएगा। लिखा है क्या इन्होंने, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कह रहा है कार्यरत कंपनी यदि पूंजीकरण की मात्रा निश्चित की जानी है तो संभावित आय का अनुमान लगाना सरल है, क्योंकि इसके कंपनी के पिछले वर्षों के औसत आय पर माना जा सकता है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कोई भी कंपनी है, संभावित कंपनी, जो जिस कंपनी का आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो पिछले वर्षों में जो पैसा कमाए हैं, पिछले वर्षों में जो पैसा कमाए हैं उसी के औसत के आधार पे आप अनुमान लगाइए। अनुमान में अगर त्रुटि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अति पूंजीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, मान लीजिए आरंभ में आय का अनुमान 27,500 आंका गया, जिसे 10% प्रतिशत पूंजीकरण 2,75,000 रुपया निश्चित है, तो इसमें अति पूंजीकरण हो जाएगा। कुछ नहीं है, आय का प्रारंभिक अनुमान मैंने लगाया क्या, अनुमान लगाया कि हमारा कितना हो जाएगा,
27,500, लेकिन हमारी इनकम 27,500 से कम हुई तो क्या कहलाएगा? अति पूंजीकरण। अगला दूसरा है निम्न दर पर पूंजीकरण। निम्न दर पर पूंजीकरण का मतलब है यदि आय का अनुमान ठीक निकलता है जिस दर से उसे पूंजीकृत किया गया है वह प्रचलित दर से कम थी तो अति पूंजीकरण 10% ना होकर के ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब कि पूंजीकरण अति पूंजीकरण के कारण कभी कभी होता है निम्न दर पर, निम्न दर से ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है। अगला है संपत्ति के बढ़े मूल्य पर हस्तांतरण। सुनिए, देखिए, संपत्ति के बढ़े हुए मूल्य का हस्तांतरण। जिस संपत्ति का मूल्य बढ़ा हुआ है उसको हम बेच दें। समझिए, हमारी कंपनी है, जिस संपत्ति का मूल्य बढ़ा हुआ है अगर हम उसको बेच देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? अति पूंजीकरण। अगला है ऊंची प्रवर्तन लागत। जैसे कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है, कोई भी कंपनी, प्रवर्तन का मतलब होता है स्थापित करते समय जो पैसा खर्चा किया जाता है। जैसे पेटेंट पे खर्चा किया जाता है, प्रारंभिक व्यय पे खर्चा किया जाता है, ट्रेडमार्क पे कैसा खर्चा किया जाता है, कॉपीराइट पे पैसा खर्चा किया जाता है। तो पैसा जो होता है ना, ज़्यादा खर्चा हो गया। जब ज़्यादा खर्चा हो गया, सीधी सी बात है, लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। ऊंची प्रवर्तन लागत का मतलब है कि जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने में पैसा खर्चा करना पड़ता है। जैसे उद्घाटन कराना पड़ता है तो प्रारंभ में ही विज्ञापन ज़्यादा करवा देते हैं, पेटेंट ज़्यादा बड़ा वाला ले लिया मैंने, ज़्यादा ब्रांडेड, तो क्या होता है? उससे भी अति पूंजीकरण होगा। अगला होगा उधार लाभांश दर। उधार नहीं होगा, उदार होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा उदार, इसको बना लीजिएगा उदार। ध्यान दीजिएगा, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, सुनिए, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए ना, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या कर देती हैं? ऊंची दर पर डिविडेंड देने लगती हैं। ऊंची दर पर जब डिविडेंड देंगी तो उनके पास उतनी इनकम नहीं होगी तो क्या आ जाएगा? अति पूंजीकरण आएगा। दोषपूर्ण अवक्षयण ह्रास नीति, जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, डिप्रिसिएशन भाई कई प्रकार के होते हैं। कुछ में डिप्रिसिएशन की मात्रा कम आती है, कुछ में डिप्रिसिएशन की मात्रा ज़्यादा आती है। तो ऐसी कोई डिप्रिसिएशन की पद्धति इन्होंने प्रयोग कर लिया जिसमें डिप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रहे हैं ना, जिससे डिप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रहे हैं तो उससे भी कंपनी के मूल्य में गिरावट आएगी। तेजी काल में स्थापित कंपनियाँ, तेजी काल के में स्थापित मतलब होता है बूम पीरियड, अंग्रेजी में कहते हैं। जब क्या बोलते हैं, जब ये कंपनी को स्थापित की गई, जिस कंपनी का हम लोग अध्ययन करेंगे अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन में, तब महंगाई ज़्यादा थी सब चीज़ में। और आज जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अब हम महंगाई कम हो गई, सस्ता सब कुछ माल मिलने लगा, तो इसमें भी क्या होता है? अति पूंजीकरण होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपके मूल्य में कुछ ज़्यादा लिखा रहेगा और वास्तविक कम होगी ना, वास्तविकता उसकी क्या होगी? कम होगी, एक्चुअल में रेट उसका कम होगा, जिसे हम लोग कहते हैं अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अति पूंजीकरण का प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में आपको अति पूंजीकरण का प्रभाव बताने जा रहे हैं, जिसमें अति पूंजीकरण का प्रभाव इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला मैं बताने जा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं अति पूंजीकरण, जिसे इंग्लिश में ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया अति पूंजीकरण की दशा में कंपनी की लेख मूल्य का मतलब कंपनी की संपत्ति जैसे 10,000 की रहेगी, एक्चुअल में जब उसे कैलकुलेट किया जाएगा तो 9,000 की रहेगी। मतलब कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या होती है? ठीक नहीं होती है, जिसे बोलते हैं अति पूंजीकरण या ओवर कैपिटलाइजेशन। आपके पेपर में जरूर आएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रभाव क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है अति पूंजीकरण का प्रभाव कंपनियों पर कैसे पड़ता है। भाई कोई कंपनी है वो रोग से ग्रसित है, ग्रसित मतलब रोग का मतलब पैसा है तो सब रोग दूर है कंपनी का, पैसा नहीं है तो रोग पकड़े हुए हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा?
जलयुक्त पूंजी मतलब जो बाजार में पूंजी लगी हुई होती है, पूंजी बाजार में अंशों का मूल्य कम हो जाने के कारण ऋण प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आपका बिजनेस, आपकी कंपनी वैसे घाटे में जा रही है तो आपके यहाँ कौन अंश खरीदेगा? जब कंपनी की स्थिति अच्छी होती है तब लोग कंपनी में अंश खरीदते हैं। जब कंपनी की स्थिति डगमगा करके नीचे जा रही है, ना तो कोई अंश खरीदेगा, ना तो कोई कंपनी को ऋण देगा नहीं देगा। इसीलिए कंपनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला, नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई हो जाएगी। नया अंश आप निर्गमित करेंगे, आपका कोई अंश खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। जब आपका कोई अंश नहीं खरीदेगा तो आपके पास पूंजी नहीं आएगी। आपके पास पूंजी नहीं आएगी तो आपका व्यवसाय धराशायी हो जाएगा। आय कम होने के कारण डिप्रिसिएशन एवं सुरक्षित कोषों के निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जब कंपनी की इनकम कम होने लगती है तो अपने संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन नहीं लगाती है, फंड इकट्ठा नहीं करती है, सब पैसा बांटने में ही खर्चा हो जाता है। डिप्रिसिएशन क्या लगाएगी? काहे जय भाई, जब आदमी के घर में खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो आदमी पहले खाने की व्यवस्था करेगा कि पहले बचत बैंक में पैसा डालेगा ना? अगला है, दैनिक कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी की कमी प्रतीत होती है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दीजिए तो जो पैसा बचता है कार्यशील पूंजी कहलाती है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो दिन प्रतिदिन हमें खर्चा करना पड़ता है। दैनिक कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी नहीं रहेगी। जैसे हम लोग पैसा पाते हैं, पैसा नहीं बचाए रहेंगे, हमारी स्थिति नहीं रहेगी तो रास्ते में चाट समोसा कैसे खाएंगे, फुल्की कैसे खाएंगे? वही समस्या यहाँ पर भी है। कंपनी के पास पैसे नहीं, कंपनी खर्चे कहाँ से करेगी? दैनिक कार्यों को खर्चा कहाँ से करेगी? अगला है, भारी ब्याज दर पर ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो भी लोन देगा वो क्या कहेगा? बड़ा इंटरेस्ट का रेट देगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, मार्केट में 10% तो 20% आपसे लेगा। कहते हैं गरीबी में कोई नहीं सहारा होता, तो यही गरीबी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋण भार के कारण लाभांश की दर कम हो जाती है। जब कंपनी के ऊपर ऋण रहेगा, किसी से लोन लोगे तो पहले उसको जब लोन लेंगे तो उसको ब्याज चुकाएंगे। ब्याज कहाँ चुकाएंगे? लाभ से ही चुकाएंगे। जो थोड़ा बहुत लाभ होगा, लाभ कम होगा तो लोगों को लाभांश भी कम देना पड़ेगा, कम देंगे। कंपनी सदैव वित्तीय संकट की प्रवृत्ति से ग्रसित रहती है। वित्तीय संकट मतलब पैसा वाला रोग पकड़ लेता है इसके पास। तो पैसा नहीं है तो ये वाला रोग पकड़ लेगा। रोग पकड़ लेने से अति पूंजीकरण का यही प्रभाव होता है कंपनियों पर। अब आपको बताएंगे हम समाज पर क्या प्रभाव होता है।